साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 4 अप्रैल 2024 के जनसत्ता जो न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, चाहे जीएस के दृष्टिकोण से या मैपिंग के दृष्टिकोण से, जो भी चीजें महत्वपूर्ण है, उन सभी बिंदुओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, चाहे वो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से देखें या जीएस के या मैपिंग के, या आप इसको प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी देखें। तो ये डिस्कशन, इस प्रकार के जो डेली की न्यूज डिस्कशन होंगे, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। यदि आप लगातार न्यूज़पेपर, कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर और आपका जीएस, और साथ ही साथ यदि आप उसको मैप से थोड़ा रिलेट करें, जो भी विश्व की चीजों के बारे में या किसी विश्व के देश के बारे में बात हो रही है, यदि उसको आप मैप पे देखते चले, तो आपका मैपिंग का पोर्शन भी काफी हद तक तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको बहुत सारे ऐसे तथ्यों का पता चलेगा जो आप जिसका इस्तेमाल आप जो है मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो है विश्व बैंक के बारे में। देखिए, विश्व बैंक ने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में एक रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में 7.5% की दर से बढ़ेगी। इस रिपोर्ट को थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक ने 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.5% रहने का या 7.5% परसेंटेज रहने का अनुमान लगाया है। उसने अपने पहले अनुमान को जो है 1.2% संशोधित किया है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया वृद्धि संबंधी जो अद्यतन जानकारी साझा की है, उसके अनुसार कुल मिलाकर के 2024 में दक्षिण एशिया में वृद्धि की दर जो है वो 6% मजबूत होने की उम्मीद है। यह मुख्य तौर पर भारत में मजबूत वृद्धि और पाकिस्तान तथा श्रीलंका के काफी हद तक पटरी पर लौटने से संभव होगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले आपने देखा था कि श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों जगहों पे काफी बदहाली की न्यूज आती रही है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, पटरी पे आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के अगले 2 वर्षों तक दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र बने रहने की उम्मीद है दक्षिण एशिया की। ठीक है, 2025 में यह वृद्धि दर जो है 6.1% रहने का अनुमान इसमें बताया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पॉइंटों को देखें। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर ने कहा कि दक्षिण एशिया की वृद्धि संभावनाएं अल्पावधि में उज्जवल बनी हुई हैं, लेकिन नाजुक राजकोषीय स्थिति और बढ़ते जलवायु झटके ये खतरे हैं। झटके जो है चिंता का विषय है। वृद्धि को अधिक लचीला बनाने के लिए देशों को निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार वृद्धि को मजबूत बनाने वाली नीतियां अपनाने की जरूरत है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री फ्रांसिस्का ओहन शोरगे ने कहा कि दक्षिण एशिया अभी अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरा लाभ उठाने में विफल हो रहा है, वह मौका गंवा रहा है। उन्होंने कहा, यदि क्षेत्र अन्य उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरह कामकाजी उम्र वाली आबादी के बड़े हिस्से को नियोजित करता है, तो उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 16% बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं आबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर के बारे में। तो देखिए, जो रिपोर्ट है वो ये है कि यहाँ पर जो मंदिर स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन फरवरी में किया गया था, यहाँ पर एक महीने में 3.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन किए हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये जो मंदिर है, इस मंदिर के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको जानना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, ये मंदिर कहाँ पे है? आबू धाबी। आबू धाबी कहाँ पे है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, तो इस भव्य मंदिर का उद्घाटन जो है वो 14 फरवरी 2024 को लोकार्पण किया गया, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल थे। ठीक है, तो देखिए मंदिर का निर्माण किसने किया? तो मंदिर का निर्माण जो है बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया है 700 करोड़ रुपए की लागत से। और यह है कहां? तो दुबई के अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा यहाँ पर रेगिस्तान है, रेगिस्तानी इलाका है। अल रहबा के पास अबू मुरीखा में 27 एकड़ में इसका निर्माण किया गया है। ये निर्माण किससे किया गया? राजस्थान से लाई गई 18 लाख ईंटों और 1.8 लाख घन मीटर बलुआ पत्थर से निर्मित यह अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है, जिसे अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। बीएपीएस हिंदू मंदिर पूरे खाड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा है। यूएई संयुक्त अरब अमीरात के
दुबई में 3 अन्य हिंदू मंदिर हैं। ठीक है, 3 अन्य हिंदू मंदिर यहां पर स्थित हैं। देखिए, इस मंदिर को बनाने की जो प्रक्रिया चालू होती है, कब होती है? प्रधानमंत्री मोदी जब 2015 में खाड़ी देशों की 2 दिवसीय यात्रा पे गए थे, तो इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में एक मंदिर के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की। इस यात्रा का काफी कूटनीतिक महत्व था, क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी 34 वर्षों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस खाड़ी देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, इनसे पहले इंदिरा गांधी जी यहां पर गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसका जो पेज नंबर 4 है, उस पर दिल्ली की न्यूज हो चुकी है, दिल्ली से प्रकाशित है। यदि आप लखनऊ का संस्करण देखेंगे तो वहां पर आपको उत्तर प्रदेश के संबंध में जानकारी दी गई, मतलब उत्तर प्रदेश संबंधित न्यूज है। तो उसी उत्तर प्रदेश संबंधित जो एक न्यूज है या घटनाक्रम, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो है आपका औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति राज्यों के पास है या नहीं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट में बताया गया राज्य सरकार के द्वारा कि औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति जो है वो अबाधित और पूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, ये संविधान पीठ में कितने जज हैं? 9 हैं। ठीक है, इस पीठ से कहा कि शराब हमेशा राज्यों के विधायी क्षेत्राधिकार में रही है और केंद्र के पास औद्योगिक शराब के संबंध में कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। मतलब जो आपका औद्योगिक शराब से संबंधित जो नीति बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार के पास है। ठीक है, उन्होंने कहा, जो वकील हैं, इन्होंने कहा कि औद्योगिक शराब सहित आबकारी शराब और स्पिरिट हमेशा राज्य के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा रहे। ध्यान रखिएगा, इसमें यह बताया गया है कि औद्योगिक शराब, आबकारी या स्पिरिट ये जो है राज्य के क्षेत्र के या राज्य के विषय के तहत आते हैं। द्विवेदी ने, मतलब जो वकील हैं, इन्होंने पीठ से कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1951 की धारा 18G के तहत औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए संघर्ष या कब्जा का मामला नहीं बन सकता है। यह क्षेत्र अनाधिकृत है और औद्योगिक शराब को विनियमित करने के लिए कानून बनाने की राज्यों की शक्ति आबाधित है और पूर्ण है। देखिए, ये जो 9 जजों की जो पीठ थी, ये पीठ औद्योगिक शराब के उत्पादन, निर्माण, आपूर्ति और विनियमन में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के कानूनी मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। तो इसी में ये बातें निकल करके आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ यदि हम लोग संपादकीय के पेज को देखें तो यहाँ पर जो है जो लेख लिखा गया है वो उपेक्षा के शिकार बुजुर्ग आबादी। तो एक प्रकार से एक सोशल इशू पे यहाँ पर बात की गई है। महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट यदि आप देखेंगे तो मिलेंगे। इस पे हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। यहाँ पर जो आपको महत्वपूर्ण आंकड़ा जो नोट कर लेना चाहिए वो ये है कि सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों के बेहतर जीवन प्रबंधन के लिए देश की कुल जीडीपी का मात्र 0.73% हिस्सा खर्च कर पा रही है, जिसमें से 0.03% राशि से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बुजुर्ग पेंशन योजना संचालित करता है। उसमें राज्यों से मिलने वाले अंशदान से ही प्रति व्यक्ति पेंशन राशि का निर्धारण होता है। देश के अलग अलग राज्यों में प्रति व्यक्ति पेंशन राशि 600 से लेकर 1200 रुपए तक मासिक है और जो तेजी से बढ़ती महंगाई के दौर में बुजुर्गों की मात्र 10 दिन की खाना खुराक के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यहां पर एक कोटेशन है पोल्टन का, इसको भी आप याद रख सकते हैं कि चालबाज और धूर्त व्यक्ति को सबसे अधिक व्याकुलता उस समय होती है जब उसका पाला किसी सच्चे व्यक्ति से पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पेज नंबर 8 पे आपके दिल्ली वाले संस्करण में ये न्यूज नहीं है, परंतु आपके लखनऊ के संस्करण में दिया गया है। वो ये है कि 5 एनजीओ, 5 जो गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ हैं, उनका FCRA पंजीकरण जो है रद्द कर दिया गया। FCRA पंजीकरण मतलब विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो पंजीकरण होता है उसको रद्द कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो विदेशी अंशदान या जो एनजीओ इनका रेगुलेशन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आता है। तो इन 5 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया है। तो हमारे लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA जो एक्ट है FCRA, उसे हमें जानना आवश्यक है। ठीक है, थोड़े से पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं जो इस न्यूज में बताए गए हैं कि देश में 17 जुलाई 2023 तक वैध FCRA लाइसेंस वाले 16,301 एनजीओ थे। केंद्र ने कानून के उल्लंघन के लिए पिछले 5 वर्षों में 6,600 से अधिक गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द किए हैं।
यदि कोई मतलब एनजीओ है, यदि वो विदेशी अंशदान लेता है तो उसे एफसीआरए के तहत अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। ठीक है, देखिए कुल मिलाकर ये देखें पिछले दशक में मतलब 10 साल में 20,693 एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिए गए। ये आंकड़े आपको मेंस के आंसर राइटिंग में सहयोगी या महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पिछले साल संसद में अर्थात 2023 में जो संसद में आंकड़े बताए गए उसके अनुसार 2019-20 और 21-22 वित्तीय वर्षों के बीच 13,520 एफसीआरए पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा विदेशी योगदान के तौर पर 55,741.51 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। अब हम लोग बात कर लेते हैं विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम या इंग्लिश में कहें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। तो देखिए एफसीआरए को जो है वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था और ये 2010 में इसमें संशोधन होता है, फिर आपका 2020 में संशोधन होता है। ठीक, देखिए 2020 में जो संशोधन किया गया उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो लेटेस्ट है आपका। पहली चीज कि यह किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को विदेशी योगदान के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। ठीक है, मतलब एनजीओ नहीं दे सकता है। दूसरा, प्रशासनिक खर्चों, एनजीओ के प्रशासनिक खर्चों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा को 50% से घटा करके 20% कर दिया गया। मतलब जो एनजीओ विदेशी अनुदान से पैसा प्राप्त करेगा उसका केवल 20% ही जो है वो प्रशासनिक खर्चों पर कर सकता है। इसके अतिरिक्त भारत में विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण आवश्यक है। एफसीआरए पंजीकरण 5 वर्ष के लिए होता है और एनजीओ के पंजीकरण की समाप्ति के 6 महीने पहले आपको इसको मतलब के अंदर जो है नवीनीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। और एक बार यदि रद्द हो गया आपका पंजीकरण तो रद्द होने के बाद कोई एनजीओ 3 वर्ष तक पुनः पंजीकरण के लिए अयोग्य हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे इसमें जो एक न्यूज है, एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या है कि दिल्ली के संस्करण में कुछ न्यूज नहीं रहती, लखनऊ के संस्करण में एक न्यूज क्या दी गई है कि भारत का जो लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य 2047 तक 247, जब हम लोग 100 साल अपने आजादी की मनाएंगे तो 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए.के. मोहंती, ध्यान रखिएगा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में ए.के. मोहंती हैं और पहले डॉक्टर भाभा थे, मतलब जो पहले इसके अध्यक्ष बने थे वो भाभा जी थे। तो देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष ए.के. मोहंती ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा, 1 लाख मेगावाट या इसे आप 100 गीगावाट कह सकते हैं, का उत्पादन करना है। जो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में यदि देखें तो ये 8,000 मेगावाट से अधिक है। मोहंती ने एक रिपोर्ट, मतलब ए.के. मोहंती जी ने जो है एक रिपोर्ट जो साझा की है, उसका नाम क्या था, शीर्षक भारत के लिए संभावित नेवल शून्य की तरफ ऊर्जा परिवर्तन, सभी के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, जारी किए जाने के मौके पर कहा कि भारत की नजर 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा पर रही है। ठीक है, इसके अतिरिक्त चूंकि वर्तमान में अमृतकाल चल रहा है तो परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अमृतकाल के लिए एक दृष्टि दस्तावेज तैयार किया जा रहा है जिसमें 2047 तक लगभग 100 गीगावाट की परमाणु क्षमता तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि यदि भारत अगले 3 दशक में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना बनाता है तो उसे परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने से पहले एक परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग जो है ये परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आता है और परमाणु ऊर्जा विभाग जो है सीधे आपका पीएमओ, प्रधानमंत्री जो ऑफिस होता है उसके तहत भी कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 3 अगस्त 1954 को हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा जी थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ए.के. मोहंती जी हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज है हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है एससीओ नहीं, पहले मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई है जो कि ब्याज दर पर फैसला करेगा। देखिए नीतिगत ब्याज दर पर निर्णय लेने वाली भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक समीक्षा बैठक जो है 3 अप्रैल को शुरू हुई। तो यहां पर आपके लिए पॉइंट क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो मौद्रिक नीति समिति है हर दो महीने पर यह समीक्षा बैठक करती है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि 2 महीने पे 3 महीने पे सेंटेंस लिख दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा हर 2 महीने पर यह करती है, मतलब साल भर में 6 बैठकें ये आयोजित करती है। ठीक है,
इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? केंद्रीय बैंक के मतलब जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। देखिए, यह वित्त वर्ष 2024-25 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा, जो कि 1 अप्रैल से वित्त वर्ष प्रारंभ हुआ है। 1 अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष में एमपीसी अर्थात मौद्रिक नीति समिति की कुल 6 बैठकें आयोजित होंगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो दर में बढ़ोतरी की थी और इसके बाद से लगातार 6.5% दर पर यह बरकरार है। पिछली 6 द्विमासिक नीतियों में मतलब पिछले 1 साल में नीतियों में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। पिछले 1 साल से रेपो दर में कोई परिवर्तन नहीं है, 6.5% पे बना हुआ है। शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली समिति में कुल 6 सदस्य हैं। चूंकि ध्यान रखिएगा कि जो मौद्रिक नीति समिति होती है उसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। इसका हेड कौन होता है? आरबीआई के गवर्नर इसके हेड होते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, सरकार ने आरबीआई को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि खुदरा मुद्रास्फीति जो है 2% की कमी या बढ़ोतरी मतलब +-2 समेत 4% के स्तर पर बनी रहे, इससे अधिक नहीं। फरवरी के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 5.1% थी। इसे कम करने की जिम्मेदारी है। विशेषज्ञों ने कहा है कि एमपीसी मौद्रिक नीति समिति बैठक में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों के रुख पर तवज्जो दी जा सकती है। ये केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती को लेकर फिलहाल देखो और इंतजार करने की स्थिति में है। स्विट्जरलैंड ब्याज दरों में कटौती करने वाली पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान ने नकारात्मक ब्याज दरों का सिलसिला हाल ही में खत्म कर दिया है। आगे चलते हैं। आगे यहां देखिए, फोर्ब्स के द्वारा जो एक रिपोर्ट साझा की गई है उसके अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर हैं और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, और जो अडानी है वो 17वें स्थान पे है। देखिए, फोर्ब्स की दुनिया के अरबपतियों की सूची में अंबानी शीर्ष 10 में आ गए हैं और वह दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो नेटवर्थ है कितना है? वो है 116 अरब डॉलर। 116 अरब डॉलर। इसमें गौतम अडानी जो है दूसरे सबसे भारतीय अमीर है और 17वें नंबर पे है वर्ल्ड लेवल पर। वहीं सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है आपके एलबीएम के बर्नार्ड अर्नाल्ड, जिनकी नेटवर्थ कितनी है? 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में शीर्ष पे है। मतलब अंबानी से दुगने से ज्यादा इनकी संपत्ति है। यहां देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें हेडिंग क्या दी गई? श्रीनगर में जबरवान पहाड़ों की तलहटी में इसे ट्यूलिप गार्डन में घूमते पर्यटक। तो ध्यान रखिएगा, ट्यूलिप गार्डन कहां है? जम्मू कश्मीर में। और जबरवान पहाड़ कहां पे है? तो श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर श्रीनगर, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से भी चीजें आपको याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है यहां पर चीजें और नहीं है। यहां पर देखिए एक न्यूज और है जो कि इसमें नहीं दिया गया है, इसे मतलब दिल्ली के संस्करण में नहीं दिया गया है, लखनऊ के संस्करण में दिया गया है, जहां पे सीबीआई पशु चिकित्सा कॉलेज के लिए छात्र की मौत की जांच को तैयार वाला जो न्यूज है, यहीं पर न्यूज दी गई है, भारत वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा। देखिए यहां पे कुछ चीजें सुन लीजिए। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग मौद्रिक नीति समिति, चूंकि भी हम लोग चर्चा किए हैं, तो थोड़ा सा मौद्रिक नीति समिति के बारे में और थोड़ी सी जानकारी पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति का जो गठन है यह वर्ष 2016 में हुआ। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत केंद्र सरकार को 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का गठन करने का अधिकार है। ये जो धारा आपकी 45 जेड बी है, इसमें कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करेगी। मौद्रिक नीति समिति का जो निर्णय होता है वो बैंकों के लिए बाध्यकारी होता है। यदि इसकी संरचना देखें तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। एक तो इसके अध्यक्ष होंगे जो कि आरबीआई के गवर्नर होते हैं, वो पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो 3 लोग जो है आरबीआई से होते हैं, मतलब बैंक की तरफ से होते हैं, और 3 जो लोगों की नियुक्ति जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अब हम लोग थोड़ा सा यहां पर जो भारत वाणिज्यिक कच्चा तेल रणनीतिक भंडारण बनाएगा, इसके बारे में जो न्यूज लखनऊ के संस्करण में दी गई है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश कौन सा है? भारत। भारत कच्चे तेल का अपना पहला वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना बना रहा है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने की जरूरत है कि भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक देश है। ये जो वाणिज्यिक रणनीतिक भंडारण बनाया जा रहा है, ये क्या करेगा? ये किसी भी आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। तो इससे क्या हुआ कि जो रेट है वो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट भी नहीं होगा। देखिए, सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं,
PRL का गठन किया है। तो देखिए इसके तहत जो है पहले चरण में 3 स्थानों पर 53.3 लाख टन का भंडारण बनाया जाएगा, बनाने की प्रोसेस में है। पहला कहां पे है? आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम में। 2 जो है कर्नाटक में, कहां कहां? मैंगलोर और पादुर में, मंगलोर और पादुर में, ठीक है। और ये जो भंडारण जो बनाए जा रहे हैं, इसका निर्माण कौन करेगा? सरकारी खर्चे पे इसका निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए यहां पर एससीओ सम्मेलन हुआ। उस बैठक में जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इसी के संबंध में ये न्यूज है। देखिए अस्ताना जो है आपका कजाकिस्तान की राजधानी है। कहां की? कजाकिस्तान की राजधानी है। अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन के एक सुरक्षा सम्मेलन में जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, इन्होंने एक सुरक्षा सम्मेलन में यह कहा कि संपर्क परियोजनाओं के दौरान समूह के सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। चीन की क्षेत्र और सड़क संपर्क पहल को लेकर चिंताओं के बीच उनकी यह टिप्पणी आई है, ठीक है। देखिए डोभाल ने विभिन्न आतंकवादी समूहों को पाकिस्तान के निरंतर समर्थन के बीच अपनी टिप्पणी में आतंकवाद के प्रायोजकों, जो स्पॉन्सर हैं, वित्तपोषकों और मददगारों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता को भी जो है रेखांकित किया है। सूत्रों ने कहा है कि डोभाल ने एससीओ क्षेत्र में लश्कर-ए-तोयबा, जैसे मोहम्मद, अल-कायदा और उसके सहयोगी संगठन और आईएसआईएस समेत विभिन्न आतंकवादी समूहों द्वारा उत्पन्न खतरे का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार और संपर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी पहल एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। यह टिप्पणियां ऐसे वक्त में आई हैं जब चीन की क्षेत्र और सड़क संपर्क जो बीआरओ उनकी पहल है को पारदर्शिता की कमी और राष्ट्रों की संप्रभुता की उपेक्षा को लेकर के आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने 22 मार्च को रूस के मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा की है। इन्होंने कड़ी निंदा की है। इसके अतिरिक्त भारत ने रूस की सरकार और लोगों के साथ भारत की एकजुटता से अवगत कराया। सूत्रों के अनुसार डोभाल ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद सहित कहीं भी किसी के भी द्वारा किसी भी उद्देश्य से अंजाम दिए जा रहे आतंकी कृत्य का कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर आतंकवाद में शामिल साजिशकर्ताओं से प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने हथियारों और नशीले पदार्थों की सीमा पार से तस्करी के लिए ड्रोन सहित आतंकवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंक के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए एससीओ के RATS आतंकवाद से निपटने का एक ढांचा है जो एससीओ के तहत है, के भीतर सहयोग के लिए एक प्रभावी तंत्र के निर्माण का समर्थन करता है तथा इसे और मजबूत करने का समर्थन करता है। डोभाल ने अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क की निरंतर उपस्थिति सहित सुरक्षा स्थिति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। यहां पे देखिए अगला जो न्यूज है इजरायल के संबंध में कि भारत के 60 से ज्यादा कामगारों का पहला जत्था जो है इजरायल पहुंच गया है। क्योंकि वहां पर क्या है कि कार्य करने वाले लोगों की कमी है, इस वजह से ये समझौता के तहत वहां पर भेजे गए हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि ये कामगार इजरायल में प्रशिक्षित मजदूरों की कमी का सामना कर रहे निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के मकसद से दोनों देशों की सरकार मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच हुए समझौते के तहत यहां पहुंचे हैं। बिचौलियों को दूर रखने और इजरायली परीक्षकों की तरफ से आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच इस तंत्र को अमली जामा पहनाया गया है। इजरायली परीक्षकों ने भारत का दौरा किया और उन्होंने भारतीय एजेंसियों के साथ इस प्रक्रिया में समन्वय भी किया था। निर्माण मजदूरी का पहला जत्था जो है वो वहां पहुंच गया है। भारत में इजरायल के राजदूत कौन है? नाओर गिलोन। इन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है इसके तहत इजरायल जाने वाले 60 से अधिक भारतीय निर्माण श्रमिकों के पहले जत्थे को रवाना कर दिया गया है। यह भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम सहित कई लोगों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने यह भी कहा कि ये कामगार भारत और इजरायल के बीच P2P लोगों से लोगों मतलब पब्लिक टू पब्लिक संबंधों के महान दूत बनेंगे। इससे पहले कारोबारियों के बीच
B2B मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन समझौते के तहत पिछले कुछ महीनों में 900 से ज्यादा कामगार भारत से यहां आ चुके हैं, मतलब इजराइल पहुंच चुके हैं। निर्माण उद्योग के सूत्रों ने धीमी गति पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि 3 महीने के दौरान इजरायली कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से भारत और श्रीलंका के 20,000 से अधिक कामगारों को निर्माण क्षेत्र में नौकरियों के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, यहां पर एक न्यूज जो है आपका इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के संबंध में देखिए, ये पूरा मुद्दा जो है कोर्ट में चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर नई दिल्ली के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना है। कोर्ट ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से इस सेंटर के आजीवन सदस्य ही इसकी सर्वोच्च इकाई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखिएगा, ये एक कह सकते हैं एनजीओ टाइप का एक या कह सकते हैं ट्रस्ट है, यह एक ट्रस्ट है। इसकी स्थापना या कह सकते हैं जो इसका क्या कहेंगे आधारशिला जो रखी गई थी वो 24 अगस्त 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, यहां देखिए उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने ठोस प्रणोदक से संचालित मध्यम दूरी की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। देश के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी है। इसी के साथ पड़ोसी देशों में अमेरिका के साथ गहराते परमाणु गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया का हथियारों का प्रदर्शन जारी है। इस परीक्षण की कथित असफलता के बाद उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन ने घोषणा की कि उनके देश ने सभी रेंज की मिसाइलों के लिए ठोस ईंधन चालित परमाणु सक्षम प्रणाली बनाने की क्षमता हासिल कर ली है। उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया कि 1 अप्रैल के परीक्षण के दौरान मिसाइल का हाइपरसोनिक ग्लाइड वारहेड 101 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा और लॉन्च रॉकेट से अलग होने के बाद इसने लगभग 1000 किलोमीटर उड़ान भरी। तो इतनी कहानी सुनने के बाद आपको ये पता रहेगा कि किसने लॉन्च किया था, उत्तर कोरिया ने। ठीक है, अभी हम लोग उत्तर कोरिया जो अन्य जिन देशों की हम लोग चर्चा की उसको हम लोग मैप में भी एक बार देख लेंगे, जिससे आपको इसकी लोकेशन क्या है, कई बार पूछा जाता है ना इसकी पड़ोसी देश कौन से हैं, तो ये आपको पता रहेगा। अब ताइवान के बारे में बात करें, ताइवान में क्या हुआ। ताइवान में 3 अप्रैल को वहां पर सुबह ही 25 साल का सबसे तेज भूकंप आया, जिसकी वजह से यहां पे 9 लोगों की मौत हुई और 934 लोग घायल हुए। यहां पे कई सारी बिल्डिंगें जो है वो 45 डिग्री के कोण पर झुक गई हैं और कई इमारतें ढह गई हैं। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। जैन समुदाय ने अमेरिका में डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया। अब ये है क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अमेरिका में रह रहे जैन समुदाय ने मोबाइल फोन और लैपटॉप की स्क्रीन से नियमित अंतराल पर दूरी बनाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स आंदोलन शुरू किया। किसने किया? जैन समुदाय ने, अमेरिका के जैन समुदाय ने। ठीक है, समुदाय के कार्यकर्ता अजय जैन भुटोरिया ने कहा कि नियमित अंतराल पर डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाना हमारे समावेशी कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इससे बचे वक्त का इस्तेमाल परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को मजबूत करने तथा तनाव कम करने के आदि के लिए किया जा सकता है। भुटोरिया ने कहा कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में डिजिटल स्क्रीन हमारी जिंदगी पर हावी है। डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाना बहुत सकारात्मक हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह कदम अणुव्रत अनुशासनता और इसके नेता आचार्य श्री महाश्रमण के दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो आप इस न्यूज का इस्तेमाल एक तो करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इसको आप एस्से राइटिंग में या सोसाइटी संबंधित जो समस्याएं हैं इस पर कोई मेंस की आंसर राइटिंग है वहां पर भी आप इस मतलब न्यूज को या कह सकते हैं इसको एज ए उदाहरण या एज ए सजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं अक्षय पात्र के बारे में। देखिए हुआ क्या है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन की 4 अरब लोगों को भोजन कराने की उपलब्धि की संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सराहना की। देखिए पूरे विश्व में कितने लोग हैं? 8 अरब लोग हैं, उनमें से 4 अरब लोग मतलब आधे लोगों को जो है अक्षय पात्र ने भोजन कराया है, मतलब संख्या के हिसाब से। ठीक है, इंडिविजुअल नहीं देख सकते, संख्या के हिसाब से 4 अरब लोगों को भोजन कराया है, इसी की सराहना की गई है। ठीक है, तो देखिए यहां पर था क्या, इस दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत के सक्रिय कदमों का उल्लेख किया गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने आपका 2 अप्रैल को विशेष कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियां सतत विकास लक्ष्यों की ओर भारत के कदम की मेजबानी की। इसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण के संबंध में देश की नवीन रणनीतियों, नीतियों और उपलब्धियों और उनके एसडीजी मतलब सतत विकास लक्ष्यों, विशेषकर शून्य भुखमरी के लक्ष्य के अनुकूल होने का जिक्र किया गया। जैसा कि आपको सभी पता है कि अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया है उसमें भारत की रैंक कितनी है?
111वीं, मतलब एक प्रकार से जो है काफी चिंताजनक स्थिति में है रैंकिंग के हिसाब से। ठीक है, इस कार्यक्रम में इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी और द अक्षय पात्र फाउंडेशन के जो अध्यक्ष या संस्थापक जो हैं, इनका नाम क्या है, मधु पंडित दास, इन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। और ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है, राजदूत जो प्रतिनिधि राजदूत कौन है, रुचिरा कंबोज है। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं आगे क्या न्यूज है। एक सेकेंड, देखिए खेल न्यूज के तहत भी ऐसी कोई न्यूज नहीं जो हमको याद रखने लायक है। ठीक है, यहां पर हम लोग अब मैपिंग को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इस मैपिंग सेक्शन के तहत हम लोग 4 देशों के मैप को देखेंगे, कजाकिस्तान, ताइवान, उत्तर कोरिया और इजराइल। देखिए चारों भी चर्चा में थे। कजाकिस्तान में SCO की मीटिंग हो रही थी। तो कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, आपका अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। तो आप पहले कजाकिस्तान को देखें, ये एशिया का देश है जिसकी सीमा किससे किससे लगी है, रशिया से। देखिए एक बड़ा हिस्सा इसका रशिया से लगा हुआ है। फिर चाइना, इधर आपका चाइना के बाद देखेंगे तो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान, इधर आप देखेंगे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तजाकिस्तान से सीमा नहीं लगी है। और SCO में आपका कजाकिस्तान शामिल है, किर्गिस्तान शामिल है, ये आपका तजाकिस्तान शामिल है, उज्बेकिस्तान शामिल है, परंतु तुर्कमेनिस्तान जो है SCO का सदस्य नहीं है। इस फैक्ट को याद रखिए, कई बार पूछा गया है। इसके अतिरिक्त आप देखें, इसकी बाउंड्री जो है, यहां पर आप देखेंगे तो इसकी बाउंड्री कैस्पियन सी से लगती है। किससे, कैस्पियन सी से भी कजाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। इसके अतिरिक्त बलखास लेक का नाम आपने सुना हो, कहां पे है, कजाकिस्तान में है। अरल सी का नाम आपने सुना हो, कई बार पूछा किन 2 देशों के मध्य में है, तो अरल सी यहां पे आप देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बाउंड्री पर स्थित है। अब अगला जो देश है उसकी बात करते हैं, ताइवान, जहां पर अभी यहां के मतलब जो 25 सालों का सबसे भयंकर भूकंप आया है ताइवान में, जिसकी राजधानी क्या है, ताइपे है। आप देख सकते हैं ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित एक जो है द्वीपीय देश है ताइवान। देखिए इधर आपका चाइना है, ये ताइवान स्टेट है। आप ऊपर देखेंगे तो ईस्ट चाइना सी है, नीचे आप देखेंगे तो इधर साउथ चाइना सी है। ये सब के सब प्रशांत महासागर के हिस्सा हैं। और इधर आपका फिलिपीन सी है, बासी चैनल है, इधर लुजोन स्टेट है, और यहां पे आप देखेंगे बिंटेंग चैनल है, और नीचे आप देखेंगे कौन सा देश है, ये फिलीपींस है। आगे बढ़ते हैं उत्तर कोरिया के बारे में। तो उत्तर कोरिया भी आपका एशिया का देश है, पेंगोंग इसकी राजधानी है। तो यहां पर आप इसकी बाउंड्री देखें तो रशिया से, चाइना से और इधर दक्षिण कोरिया से लगी हुई है। ठीक है, इधर आपका चाइना सी है, इधर आपका एक तरफ चाइना सी है, दूसरी तरफ आपका यहाँ पे येलो सी है। और ये दोनों ही क्या है, आपके प्रशांत महासागर के हिस्से हैं। हमने इजराइल की बात की, चूंकि भारत से कामगार जो है इजराइल भेजे गए हैं। तो इजराइल भी आपका एशिया का देश है। ये इसकी बाउंड्री कई बार पूछी जाती है, किससे सीमा साझा करता है। तो देखिए यहाँ पे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इधर आपका जॉर्डन है, और इधर आपका इजिप्ट अर्थात मिस्र है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र 4 देशों से इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब से नहीं लगता है। ये आपका यहाँ पे डेड सी है, जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। गोलन हाइट से यहाँ पर ये आपका देखिए गाजा पट्टी, जहां पर वर्तमान में इजराइल द्वारा लगातार अटैक किए जा रहे हैं, फिलिस्तीन का हिस्सा है। ये है आपका वेस्ट बैंक, जेरूसलम यहां पर है, और इधर आपका भूमध्य सागर है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।